Hello everyone, good morning. Good morning everyone. So, am I audible? Please let me know in the chat box. And is the screen visible? Yes, ma'am. Okay. Okay, then let's just start the class. What were we doing? We were studying preposition, right? We did the definition. And then we studied some rules, right? And yesterday we finished up till 60, right? And we were supposed to continue from 61 today, right? And today we will be finishing this chapter. ठीक है? कुछ भी problems हैं, कुछ भी confusions हैं अभी तक. Like we have finished 2 chapters. Articles हम finish कर चुके हैं और दूसरा आज हम preposition finish कर देंगे. और आज ही हम लोग एक नया chapter शुरू करेंगे. कौन सा chapter? Verbs, right? और मीनवाइल इन दोनों चैप्टर्स में अगर किसी को कुछ डाउट्स या कंफ्यूजन्स हैं तो मुझे बता देना, राइट? चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास. यहाँ पे हमने डेफिनेशन देखी थी, कुछ एग्जांपल्स देखे थे और फिर उन एग्जांपल्स को हम स्टेटमेंट्स में कैसे यूज करते हैं वो देखा था. देन वी स्टडीड सम रूल्स, राइट? तो यहाँ तक हमने कर लिया था कल. ये 60 रूल तक हमने कर लिया था एंड लास्ट 2 स्लाइड्स वर लेफ्ट जो अब हम क्या करेंगे, आज हम कंप्लीट कर लेंगे, राइट? अभी देखो रूल नंबर 61, राइट? अभी 61 रूल नंबर बहुत सिंपल रूल है. इसमें बेसिकली क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, ठीक है? ये बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर दी पार्ट्स ऑफ द डे. ठीक है, शायद हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, पार्ट्स ऑफ द डे. पार्ट्स ऑफ द डे के साथ हम बेसिकली कौन कौन सी प्रेपोजिशन यूज करेंगे, यहाँ पे बेसिकली यही बताया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग के साथ इन, नून के साथ एट, आफ्टरनून के साथ इन, इवनिंग में इन, एट नाइट, at midnight, right? So these are the prepositions we are going to use with different parts of the day, right? तो इसमें वैसे कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, इसको याद रखना. आई गेस हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो. फॉर एग्जाम्पल the burglary took place at midnight, right? For example, I am having an English class in the morning. इन, ठीक है, तो इन यहाँ पे यूज हुआ मॉर्निंग के साथ. तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डे के साथ हम डिफरेंट प्रेपोजिशंस को यूज करते हैं. और कौन कौन सी प्रेपोजिशंस को यूज करते हैं? ज्यादातर इन एंड एट ही यूज कर रहे हैं, ठीक है? और कोई प्रेपोजिशन नहीं यूज हो रही है. तो यहाँ पे इन एंड एट ही यूज हो रही है. इन कहाँ यूज हो रही है? मॉर्निंग के साथ, आफ्टरनून के साथ, इवनिंग के साथ. और एट कहाँ यूज हो रही है? नून के साथ, नाइट के साथ, मिडनाइट के साथ, राइट? आई गेस इट इज क्लियर, सिंपल था. अभी रूल नंबर 62 देखो, लिमिट, राइट? लिमिट वर्ड है. लिमिट का मतलब क्या होता है? व्हेन यू restrain yourself to a particular, larger and the smaller, limit. तो उस तरीके से आप एक पर्टिकुलर बैंड में खुद को जब रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? लिमिट बोलते हैं. तो लिमिट के साथ हम बेसिकली जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं, कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं? दैट इज टू. ठीक है, लिमिट में देखो, ही इज फैनेटिक काइंड ऑफ गाय and there is no limit to his zeal and zest, right? तो no limit to his zeal and zest, right? उसके बाद देखो, the area is off limits to children, मतलब childrens के लिए नहीं है ये एरिया, ठीक है? ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या आ गया? यहाँ पे लिमिट के साथ टू यूज हुआ. तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन का केस है ये.
इसमें एज सच और कुछ याद रखने वाला है नहीं, बस इतना ही याद रखोगे आप कि लिमिट के साथ हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, वी यूज ऑफ प्रेपोजिशन, राइट। ठीक है, कुछ और कंफ्यूजन है, कुछ और इसमें एग्जाम्पल अगर देखने हैं तो देख सकते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही हैज रीच्ड द लिमिट ऑफ हिज एंड्योरेंस। ठीक है, ही हैज रीच्ड द लिमिट ऑफ हिज एंड्योरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने लिमिट वर्ड के साथ क्या यूज किया, वी हैव यूज्ड द प्रेपोजिशन ऑफ, राइट। तो यहाँ पे ऑफ प्रेपोजिशन यूज किया। उसके बाद नेक्स्ट देखो कोई और एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल राम tries to be creative within the limits of conventional journalism, right? तो यहाँ पे लिमिट्स ऑफ कन्वेंशनल जर्नलिज्म। ठीक है, राम ट्राइज टू बी क्रिएटिव विद इन द लिमिट्स ऑफ द कन्वेंशनल जर्नलिज्म, मतलब जो कन्वेंशनल जर्नलिज्म है उसी के लिमिट्स के बीच में वो बेसिकली क्या करने की कोशिश करता है, क्रिएटिव रहने की कोशिश करता है, राइट। ओके, तो यहाँ पे भी लिमिट्स के साथ क्या यूज किया, ऑफ यूज किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो अभी हम पढ़ते हैं ना L1 मिशन एंड चंद्र 3 मिशन गए हैं, तो उसी पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेस ट्रेवल टेस्ट द लिमिट ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटी। ठीक है, तो स्पेस ट्रेवल टेस्ट द लिमिट ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटी, तो यहाँ पे लिमिट ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटी, राइट। आई होप इट इज क्लियर। लिमिट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे, ऑफ प्रेपोजिशन यूज करोगे, राइट। अभी डिक्लाइन देखो, डिक्लाइन डिक्लाइन वर्ड का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है। डिक्लाइन वर्ड का मतलब आपने बहुत बार ये वर्ड पढ़ा होगा। डिक्लाइन वर्ड का मीनिंग बेसिकली क्या होता है, डिक्लाइन वर्ड मतलब वर्ड का मीनिंग होता है कि धीरे 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 वीक हो जाना। ठीक है, डिक्लाइन कर जाना। ठीक है, कम होते रहना धीरे धीरे। ठीक है, फॉल होना किसी चीज का। ठीक है, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, डिक्लाइन बोलते हैं। अभी डिक्लाइन जो है दो चीजों का हो सकता है, किसी भी एम्पायर यानी किंगडम का, ठीक है, थॉट्स का या वैल्यूज का, किसी के वैल्यूज। ठीक है, हम बोलते हैं ना मॉरल वैल्यूज। ठीक है, तो मॉरल वैल्यूज का क्या हो सकता है, डिक्लाइन हो सकता है। अगर किसी भी एम्पायर का डिक्लाइन मेंशन किया गया स्टेटमेंट में, कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे, ऑफ। लेकिन अगर किसी की थॉट्स, किसी की वैल्यूज, ऐसी सी चीजों का डिक्लाइन स्टेटमेंट में बात की गई है, तो आप क्या यूज करोगे, डिक्लाइन इन, राइट। तो डिक्लाइन वर्ड के साथ हम क्या यूज करते हैं, वी यूज टू प्रेपोजिशंस। कौन कौन से प्रेपोजिशन यूज करते हैं, ऑफ यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। ऑफ कब यूज करते हैं, जब किसी किंगडम के डिक्लाइन की बात हो रही है, या फिर किसी एम्पायर के डिक्लाइन की बात हो रही है। और इन कब यूज करेंगे, जब किसी इंसान के थॉट्स में डिक्लाइन की बात हो रही है, उसकी वैल्यूज गिर रही है। ऐसे बोलते हैं ना कि यार यू हैव जस्ट लॉस्ट योर वैल्यूज। तो किसी ना किसी तरीके से जब उसके थॉट्स की या वैल्यूज की डिक्लाइन को स्टेटमेंट में बताया गया है, तो उस केस में आप बेसिकली क्या करोगे, यू विल यूज द प्रेपोजिशन इन विद दिस पर्टिकुलर वर्ड, राइट। अभी देखो द डिक्लाइन इन हिज मॉरल्स, अभी मॉरल्स में डिक्लाइन के साथ इन, हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ पेन टू हिज पेरेंट्स, राइट। The decline of Mughal Empire was due to many factors, right? तो यहाँ पे मुगल एम्पायर जो था क्या था, इट वॉज अ किंगडम। ठीक है, तो यहाँ पे किंगडम के साथ हम बेसिकली डिक्लाइन में क्या यूज कर रहे हैं, ऑफ प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं, राइट। तो दो ही केसेस बनते हैं डिक्लाइन के। किंगडम के साथ अगर यूज करोगे तो क्या करोगे, ऑफ प्रेपोजिशन यूज करोगे, थॉट्स एंड वैल्यूज के साथ इन। ठीक है, शॉर्ट नोट्स जब बनाओगे तो इतना बड़ा लिखने की बजाय what you can do is you can just draw a little flow chart like this, कि डिक्लाइन के साथ आप या तो ऑफ यूज कर रहे हो या इन यूज कर रहे हो। ठीक है, ऑफ कब यूज कर रहे हो, ऑफ यू आर यूजिंग व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सम किंगडम का फॉल, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फॉल ऑफ किंगडम, राइट। तो इन कब यूज करोगे, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समबडीज मॉरल्स एंड वैल्यूज, राइट, या किसी थॉट्स में अगर आप देख रहे हो कि वो इंसान थॉट्स में गिर रहा है, राइट, तो उसको हम बेसिकली तब हम डिक्लाइन वर्ड के साथ इन प्रेपोजिशन को यूज करेंगे, राइट। अभी देखो बिजी
बिजी के साथ हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, विद जो है वो वर्ड यूज करते हैं प्रेपोजिशन की तरह। सुरेश इज बिजी विद हिज वर्क, ठीक है, राइट। तो सुरेश बेसिकली क्या है, बिजी है। तो बिजी वर्ड के साथ आप यूजुअली कौन से प्रपोजिशन यूज करते हो, आप इन प्रपोजिशन विद प्रपोजिशन जो है वो बेसिकली क्या करते हो, यूज करते हो। आई एम आई एम बिजी विद माई होमवर्क, आई एम बिजी विद माई होमवर्क, तो बिजी विद माई होमवर्क, ठीक है। शी इज वेरी बिजी विद हाउस वर्क, शी इज वेरी बिजी विद हाउस वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे बिजी विद आ जाएगा, ठीक है। शाम वॉज बिजी, शाम वॉज बिजी विद हर सिस्टर, ठीक है। तो बिजी विद आ जाएगा, ठीक है, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज द preposition with। जब भी आप preposition यूज करोगे, आप busy के साथ कौन सा preposition यूज करोगे, you will be using preposition with, right? I hope it is clear. We have seen sufficient examples of with respect to rule number 64, right? With this, I'm moving on to the rule number 65. Let's see what it is. देखो, between and among, ठीक है। बिटवीन बेसिकली हम कब यूज करते हैं, हम ऑलरेडी शायद बिटवीन के कॉन्टेक्स्ट में एक रूल जो है वो देख भी चुके हैं, ठीक है। जब दो चीजों के बीच की बात हो रही है, याद है मैंने आपको बताया था कि व्हेन यू हैव अ चॉइस, और दो चीजों के बीच की बेसिकली क्या बात हुई है के बारे में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। बिटवीन का मतलब बेसिकली क्या होता है, दो चीजें हैं इन द मिडल ऑफ दोस टू थिंग्स, ठीक है, ठीक है। अब ये थिंग्स भी हो सकते हैं, पीपल भी हो सकते हैं, पर्सन भी हो सकते हैं, जो भी, राइट, प्लेसेस भी हो सकती हैं, ठीक है। टाइम भी हो सकता है, टाइम के कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको पढ़ा था, ठीक है। तो दो चीजों के बीच में जब भी हम बात करेंगे, तो हम इसको बेसिकली क्या करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, बिटवीन वर्ड को यूज करेंगे, ठीक है। तो दो लोगों के जब बीच की बात हो रही है, तो हम बिटवीन वर्ड यूज करेंगे, टू पीपल, वन एंड टू। बट व्हेन दो से ज्यादा की बात हो रही है, व्हेन मोर देन टू पीपल आर बीइंग टॉक्ड अबाउट, तो आप क्या यूज करोगे, अमंग यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज डिवाइड दिस चॉकलेट बिटवीन यू टू, ठीक है। तो आप दोनों में, आप अपने दोनों में ये चॉकलेट को क्या कर लो, डिवाइड कर लो, तो बिटवीन यू टू, ठीक है। तो यहाँ पे टू लोगों की बात आ रही है, तो हेंस बिटवीन, ठीक है। अगर मैं यही बात बोलूं, प्लीज डिवाइड दिस चॉकलेट बिटवीन द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, अभी आपको यहाँ पे नहीं पता, बिटवीन नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। जब दो लोगों की बात होगी तो आप टू यूज करोगे, बट व्हेन स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास की बात हो रही है, अभी स्टूडेंट्स कैन बी टू, कैन बी यू नो 200, कैन बी 2000, कितने भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं क्लास में, हेंस अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आएगा, ठीक है। तो जब आप बिटवीन यूज कर रहे हो, कब यूज करोगे, जब दो लोगों की बात हो रही है, लेकिन अमंग कब यूज करोगे, जब दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, व्हेन मोर देन टू पीपल आर बीइंग टॉक्ड अबाउट, राइट, ठीक है। आई होप द डिफरेंस बिटवीन बिटवीन एंड अमंग इज क्लियर, ठीक है। अभी देखो कुछ और एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने गिवन, यहाँ पे जो मैंने मेंशन किए हैं, देयर इज अ लिटिल मिसअंडरस्टैंड, देयर इज अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच में कम ही अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, मतलब लड़ते रहते होंगे ना, तो लिटिल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू ब्रदर्स, अभी यहाँ टू ब्रदर्स की बात हो रही है, तो हेंस क्या यूज किया, बिटवीन, दो ब्रदर्स, एक ब्रदर ये एक ब्रदर ये, राइट, दोनों भाइयों के बीच में, राइट। डिस्ट्रीब्यूट दी ट्रीट्स अमंग द स्टूडेंट्स इन द क्लास, अभी ये सेम एग्जांपल ही रिपीट हो गया, राइट। तो यहाँ पे अमंग द स्टूडेंट्स इन द क्लास आ गया, अभी स्टूडेंट्स इन द क्लास, स्टूडेंट्स कैन बी 100, कैन बी 10, कैन बी 5, बट दे आर डेफिनेटली मोर देन 2, तभी वो प्लूरल फॉर्म ऑफ स्टूडेंट जो है वो यूज किया गया यहाँ पे, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो दिस वाज रूल नंबर 65, जहां पे हमने बिटवीन एंड अमंग का यूज को क्या किया, समझा कि हम बिटवीन कहाँ यूज करेंगे एंड हम अमंग कहाँ यूज करेंगे, राइट, ओके। अभी देखो नेक्स्ट रूल बेसिकली क्या है, नेक्स्ट रूल जो है दैट इज इंट्रोडक्शन एंड प्रीफेस। जस्ट गिव मी 1 minute, आई नीड टू हैव सम वाटर।
ओके, लेट्स कंटिन्यू द क्लास. हम लोग क्या पढ़ रहे थे? व्हाट वर वी स्टडिंग? वी वर स्टडिंग दिस रूल नंबर 66, राइट? 66 में हमने बेसिकली क्या पढ़ा? हम पढ़ रहे थे कि दो वर्ड्स गिवन है. कौन कौन से दो वर्ड्स हैं? इंट्रोडक्शन. अभी इंट्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो इंट्रोडक्शन का मीनिंग क्या होगा? इंट्रोडक्शन का मीनिंग होगा कि आपको अपने बारे में पहला जो इंट्रो है वो देना है. लाइक आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, आपको अपने आप को क्या बताना है, लोगों को बताना अपने बारे में. ठीक है, कुछ नया है और उसके बारे में आप बता रहे हो. आप पहली बार क्लास में आए एंड यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, दैट मींस यू आर न्यू टू मी एंड आई एम आस्किंग यू टू टेल पीपल या टेल अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास अबाउट योरसेल्फ, राइट? तो उस केस में इंट्रोडक्शन जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा? इंट्रोडक्शन का मतलब बेसिकली क्या होता है? ये होता है. ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन और दूसरा वर्ड क्या गिवन है यहाँ पे? प्रीफेस. प्रीफेस का मतलब बेसिकली क्या होता है? देखो, प्रीफेस आपने कई बार बुक्स जब हम लेते हैं, है ना, तो बुक्स के बिगिनिंग ऑफ द पेज पे प्रीफेस मेंशन किया होता है. प्रीफेस का मतलब बेसिकली क्या होता है? प्रीफेस इज नथिंग बट अ रिटन इंट्रोडक्शन. इट इज अ रिटन इंट्रोडक्शन. किस चीज का इंट्रोडक्शन? टू अ बुक. इट इज अ रिटन इंट्रोडक्शन टू अ बुक, राइट? जो बेसिकली क्या बताएगा इसके अंदर, इस प्रीफेस के अंदर क्या बताया जाता है कि बुक है किस चीज के बारे में, कि बुक किस चीज के बारे में लिखी गई है, उसका एक छोटा सा रिटन इंट्रोडक्शन दिया जाता है. उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? प्रीफेस बोलते हैं. अभी इंट्रोडक्शन वर्ड है या प्रीफेस वर्ड है, दोनों के साथ आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे? टू प्रेपोजिशन यूज करोगे. फॉर एग्जाम्पल, ये तो कोइंसिडेंटली यहाँ पे मैंने आपको इसका मतलब बताया, लाइक प्रीफेस का मतलब बताया, और प्रीफेस का मतलब बताते हुए इंट्रोडक्शन वर्ड यूज हुआ. लेकिन यहाँ पे मैंने कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया इंट्रोडक्शन वर्ड में? टू प्रेपोजिशन, राइट? के साथ हमने टू प्रेपोजिशन जो है वो बेसिकली क्या किया है? यूज किया है, राइट? तो यहाँ पे आपको यही याद रखना है कि जब भी आप इंट्रोडक्शन वर्ड यूज कर रहे हो या प्रीफेस वर्ड यूज कर रहे हो, यू हैव टू यूज दिस वन प्रेपोजिशन टू विद इट, राइट? इंट्रोडक्शन के साथ टू, प्रीफेस के साथ टू, राइट? तो आई गेस इन दोनों का डिफरेंस सबको समझ में आ गया होगा. इंट्रोडक्शन आप वर्बली देते हो, वर्बली बात करके, बोल के, मुंह से, राइट? और जो प्रीफेस है दैट इज व्हाट? दैट इज रिटन इंट्रोडक्शन. किस चीज का? बुक का, राइट? आई होप इट इज क्लियर. कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. एग्जाम्पल्स देखो. द इंट्रोडक्शन टू द बुक इज वेरी गुड. अभी इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, राइट? यू डोंट यूज द शॉर्ट फॉर्म. ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द बुक इज वेरी गुड. इंट्रोडक्शन के साथ टू प्रेपोजिशन, बट द प्रीफेस टू द बुक इज शॉर्ट. अभी प्रीफेस के साथ भी क्या यूज किया? टू. प्रीफेस क्या होता है? एक तरीके का रिटन इंट्रोडक्शन होता है जो बुक के फर्स्ट पेज पे यहाँ पे ऐसे मेंशन्ड होता है. ठीक है, और इस प्रीफेस में क्या गिवन होता है? इस प्रीफेस में ये गिवन होता है कि बुक किस चीज के बारे में है, राइट? तो इट इज द रिटन इंट्रोडक्शन. तो प्रीफेस टू द बुक इज शॉर्ट, राइट? आई होप इट इज क्लियर. इंट्रोडक्शन एंड प्रीफेस का डिफरेंस पहले तो क्लियर होना चाहिए. डिफरेंस क्या है? कि इंट्रोडक्शन आप बोल के, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इट इज वर्बल, एंड प्रीफेस इज व्हाट? रिटन. इंट्रोडक्शन कैन बी विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन ऑल्सो, बट प्रीफेस जो होता है ये यूजुअली किस चीज के बारे में होता है? बुक के बारे में, राइट? ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. अभी रूल नंबर 67 देखो. देखो, रूल नंबर 67 में दो वर्ड्स का यूज बताया गया है, सिंस एंड फॉर. देखो, सिंस जो है वो कब यूज करोगे? जब एक डेफिनेट टाइम आपको गिवन है, राइट? डेफिनेट टाइम की मॉर्निंग है तो मॉर्निंग मेंशन किया हुआ है स्टेटमेंट में. इवनिंग है, इवनिंग मेंशन किया हुआ है स्टेटमेंट में, राइट? तो डेफिनेट टाइम के कॉन्टेक्स्ट में आप क्या यूज करोगे? यू विल बी यूजिंग दिस वन प्रेपोजिशन. कौन सा? सिंस, राइट? और अगर एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम गिवन है कि कुछ ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब, तो उस केस में आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे? यू विल बी यूजिंग दिस प्रेपोजिशन फॉर, राइट? ओके. और इसके कुछ एग्जांपल्स भी आई गेस, नहीं हमने ये नहीं किया है, बट हाँ डेफिनेटली हम इसको कहीं ना कहीं आगे भी किसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, स्पेशली सिंस वर्ड को. ठीक है, टेंसेस में हम लोग इसको देखेंगे. राइट? अभी एग्जाम्पल देखो, बहुत सिंपल है. जस्ट गिव मी 1 मिनट. अभी एग्जाम्पल देखो. सी व्हाट इज द एग्जाम्पल? एग्जाम्पल है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग. अभी यहाँ पे उसने क्या किया? डेफिनेट टाइम मेंशन कर दिया. और डेफिनेट टाइम मेंशन करते हुए यहाँ पे हमने कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया? वी हैव यूज्ड दिस प्रेपोजिशन
since, right? I have been waiting for you since morning, right? दूसरा एग्जाम्पल देखो, जहां पे आपको एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम गिवन है, यहाँ पे ड्यूरेशन गिवन है हाफ एन आवर, ठीक है? तो हेंस यहाँ पे प्रेपोजिशन कौन सा यूज किया? फॉर. आई हैव बीन वेटिंग फॉर हाफ एन आवर एट स्टेशन, राइट? तो जब भी आपको एक डेफिनेट टाइम दिया होगा, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, इस तरीके से आप सिंस वर्ड को यूज करोगे. बट देन जब आपको ड्यूरेशन मेंशन की हुई है, एग्जैक्ट ड्यूरेशन है, जैसे यहाँ पे हाफ एन आवर, जैसे यहाँ 1 आवर हो सकता है, जैसे 2 आवर हो सकता है, राइट? तो उस केस में बेसिकली क्या हो जाएगा, आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे? फॉर. जैसे सिंस का एक और एग्जांपल देखो, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. अभी सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है, तो क्या यूज किया? सिंस, राइट? तो जब आपको इस तरीके से डेफिनेट टाइम मेंशन्ड होगा, आप सिंस प्रेपोजिशन यूज करोगे. और जब आपको ऐसा ड्यूरेशन मेंशन्ड होगा, आप क्या यूज करोगे? फॉर प्रेपोजिशन को यूज करोगे, ठीक है? राइट? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है? कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो, बिकॉज विद दिस वी हैव जस्ट वाइंडेड अप द चैप्टर. ये लास्ट रूल था इस चैप्टर का, ठीक है? और इसके बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, बिकॉज वी स्टिल हैव लाइक 40 minutes left in the class. ठीक है? If there are any confusion, please let me know. I'm just giving you 2 minutes. Meanwhile, I can just drink some hot water. I'm waiting for your comments in the chat box. Please let me know. Okay, just tell me one thing. You all got the notes? अभी तक हमने जो पढ़ा है, आर्टिकल चैप्टर पढ़ा है और जो प्रेपोजिशन चैप्टर पढ़ा है, इनके नोट्स आई गेस सबको मिल गए होंगे. ठीक है? वो जो ग्रुप है ऑनलाइन, अगस्त वाला, आप लोगों के बैच का ग्रुप है व्हाट्सएप पे, उसके अंदर व्हाट दे हैव डन, दे हैव उन्होंने इसको बेसिकली क्या किया हुआ है, दे हैव जस्ट पोस्टेड दीज पर्टिकुलर पीडीएफ्स इन द ग्रुप. तो वहां से आप लोग देख लेना और इसको रिवाइज करते रहना, राइट? ठीक है, तो सबको नोट्स भी आई गेस मिल गए. ठीक है? कुछ और कंफ्यूजन किसी और को? एनी अदर कंफ्यूजन? नोबडी? किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है? कल मैं टेस्ट ले लूं आपका एक छोटा सा क्लास में? पर देन आप लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते हो. टेस्ट क्लास में ऑनलाइन ऐसे लेने का अच्छा तब रहेगा जब आप लोग भी पार्टिसिपेट करोगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस, फॉर एग्जाम्पल 5 क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, तो उसमें प्रेपोजिशंस क्या फिल होंगे? डेफिनेटली आई वुड बी एक्सपेक्टिंग सम आंसर्स फ्रॉम यू. ठीक है? अब आप लोगों के ग्रुप में इतने सारे लोग आर देयर हु आर watching this class live, but then only one person is replying in the chat box. Don't hesitate, at least आप लोग participate तो करो. ठीक है? और आप लोग चैट बॉक्स में जब लिखते हो, तो वो एक तरीके से टू वे कम्युनिकेशन है, इंटरैक्शन होना बहुत जरूरी है. एल्स मुझे पता ही नहीं चलेगा आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट? तो प्लीज चैट बॉक्स में अपने अपने अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, या मैं कुछ पूछ रही हूँ, है ना, कुछ कंफ्यूजन है, तो उसको चैट बॉक्स में पोस्ट कर दिया करो, so that we can keep the class interactive. ठीक है? See, I'm not teaching you like offline, नहीं पढ़ा रही हूँ मैं आप लोगों को, है ना? और जिसकी वजह से I cannot see you, right? अब I don't know आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि एक्सप्रेशंस से यूजुअली टीचर्स को पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है कि नहीं. सो वन वे ऑफ knowing this, कि अगर आपको समझ आ रहा है या नहीं, दैट इज योर रिप्लाईज इन द चैट बॉक्स, जिसके थ्रू मैं अश्योर हो जाऊंगी कि आप लोगों को हाँ समझ आ रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम. तो प्लीज डू रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. एवरीवन प्लीज बी पार्टिसिपेटिव, राइट? राइट? ओके. तो चलिए, with this I am just the preposition is done, but I left articles. Okay, but then you must have got the recorded lectures of this chapter ना. आर्टिकल चैप्टर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ठीक है?
आपके पास नहीं है तो मुझे बता देना. आई विल इंश्योर कि इंस्टीट्यूट आपको वो लेक्चर्स बेसिकली क्या कर दे, प्रोवाइड कर दे. ठीक है, उस चैप्टर को खत्म कर लेना. वीकेंड पे क्लास नहीं होगी, सैटरडे एंड संडे. सो यू गॉट 2 days, राइट? सो यू कैन इजीली फिनिश दिस चैप्टर आर्टिकल्स. ज्यादा क्लासेस नहीं है इस चैप्टर की, इजी चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा शुरू करोगे तो. ठीक है. ओके, आई विल प्रोवाइड, राइट? रिकॉर्डेड लेक्चर्स में टैग कर दूंगी, ग्रुप में पोस्टेड है, आप देख लेना वहां से. ठीक है. और सैटरडे संडे को 2-2 क्लासेस करके भी खत्म करोगे, लाइक 1 क्लास इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द इवनिंग, ऐसे करके 2 दिन में. तो यू विल बी इजीली एबल टू फिनिश 4 क्लासेस a day, राइट? तो ये चैप्टर तो इजी है, हो जाएगा जल्दी फिनिश, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट? रिकॉर्डेड लेक्चर्स आई प्रोवाइड यू, राइट? ओके, देन विद दिस लेट्स डू वन थिंग. नया चैप्टर शुरू करते हैं. ठीक है. अभी देखो, let me just open the new PPT. I hope this particular screen is visible to everyone. अभी ये verbs वाली screen सबको visible है तो मुझे बताओ. ये verbs वाली screen सबको visible है तो मुझे बताओ. Okay, it is visible, right? ठीक है. देखो, verbs is not a very big chapter. बहुत बड़ा chapter नहीं है, छोटू सा chapter है. ठीक है, और easy chapter है. और verbs एक important part of the sentence form करता है, right? अब तक हमने क्या पढ़ा है कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है. सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा. सी, वर्ब फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है. जब हम आगे आने वाले टाइम में, एक चैप्टर है सेंटेंसेस के नाम से, ठीक है, वो पढ़ेंगे, तो आप देखोगे कि अगर वर्ब और सब्जेक्ट मेंशन नहीं है ना, तो जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, मीनिंगलेस. ठीक है. सेंटेंस का कोई मतलब नहीं होगा अगर वर्ब मिसिंग है या सब्जेक्ट मिसिंग है, राइट? और वो सिर्फ क्या बन के रह जाएगा, ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब मिसिंग है, वो सेंटेंस अपने आप में कहा ही नहीं जाएगा. उसको सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलेंगे हम, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ठीक है, जिसका कोई भी मतलब नहीं है, विच इज मीनिंगलेस, राइट? और ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मीनिंगलेस है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेज. ठीक है. तो ये सेंटेंसेस चैप्टर में हम फ्रेज वगैरह पढ़ेंगे, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस भी पढ़ेंगे. ठीक है. तो अभी के लिए आप ये समझो कि वर्ब्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं वर्ब्स की, राइट? जो हम इस चैप्टर में देखेंगे. हाँ, और हाँ, मैंने कोई ऐसे बहुत एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स मेंशन नहीं किया है. ठीक है, ऐसा कुछ एग्जॉस्टिव लिस्ट मेंशन नहीं किया है. बट देन यस, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग कोई ना कोई बुक जो फॉलो कर रहे हो. ठीक है, कोई भी बुक, आई डोंट नो, इंग्लिश इंग्लिश के लिए आप कौन सी बुक फॉलो कर रहे हो. आर यू फॉलोइंग सम बुक, कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हो? जल्दी से रिप्लाई करो. आर यू फॉलोइंग सम स्टैंडर्ड बुक फॉर इंग्लिश, या यू आर रिलाइंग ऑन माई नोट्स, या सिर्फ जो नोट्स मैं इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड करा रही हूँ वही पढ़ रहे हो? देखो, रूल्स के लिए नोट्स एंड यूट्यूब. ओके. देखो, रूल्स के लिए जो रूल्स मैंने आपको चैप्टर्स में कराए हैं, ठीक है, वो आप यहाँ नोट से ही पढ़ना, इजी रहेगा. क्योंकि ग्रामर की बुक्स में यूजुअली बहुत डिफिकल्ट तरीके से दिए जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है. यहाँ पे मैंने उनको काफी हद तक सिंप्लीफाई किया है. ठीक है, सो दैट आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इस कॉम्प्लिकेशन से बच जाओ आप लोग, राइट? और आपको याद भी हो जाएंगे. तो जितने भी रूल्स एंड ऑल हमने पढ़े हैं, ठीक है, वो आप इन्हीं नोट से पढ़ोगे. ठीक है. लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स होंगे, ठीक है, जैसे कि ये पर्टिकुलर एक जो टॉपिक है, वर्ब्स विद डिफरेंट फॉर्म्स, राइट? ये पर्टिकुलर टॉपिक, इसमें बुक में काफी वर्ड्स हैं, 400 500 600 वर्ड्स की लिस्ट होती है यूजुअली. तो अगर आप लोग इसमें वीक हैं, आपको ये नहीं पता है, ठीक है, या आपको कुछ वर्ड्स का सीखना है, तो उसके लिए आप डेफिनेटली बुक रेफर करोगे. ठीक है. बुक में आपको बता दूंगी, इफ यू वांट आई कैन शेयर द पीडीएफ विद यू आल्सो. ठीक है, पर वो बुक इज लाइक इन बोथ द मीडियम्स, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, राइट? मतलब इट इज इन इंग्लिश, इट इज नॉट जस्ट इन वन लैंग्वेज. वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में ही बनी हुई है. ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स
that is being referred. और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हिंदी में ही है, वो दोनों लैंग्वेजेस को यूज करके बनाई गई है ताकि दोनों मीडियम्स के बच्चे उसको अच्छे से क्या कर सकें, समझ सकें, राइट। तो वो बुक मैं आपको रेफर कर दूंगी, आई जस्ट सजेस्ट यू, ठीक है। अगर आप लोगों को जाननी है मुझे प्लीज व्हाट्सएप कर देना, आई लेट यू नो, ठीक है। लेकिन मीन वाइल वॉट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट फॉलो दिस नोट्स, माई नोट्स फॉर द रूल्स, क्योंकि मैंने भी वही बुक फॉलो की है, राइट। और उसके अलावा कुछ कुछ टॉपिक्स के लिए जैसे ये है फॉर्म ऑफ द वर्ब, बहुत सारी है, इतनी सारी जानने की जरूरत भी नहीं है वैसे, बट देन यस आपको पता भी होनी चाहिए क्योंकि स्टेटमेंट कुछ भी आएगा तो थोड़ा बहुत रीड कर लेना, इसको याद मत करने बैठ जाना क्योंकि इतना सब कुछ याद नहीं होगा, ठीक है। जो हम चीजें याद रखेंगे वो क्या याद रखेंगे, आई जस्ट टेल यू। आपका जो पार्ट 2 है सिलेबस का, आपके सिलेबस का जो पार्ट 2 है जिसमें ईडियम्स एंड फ्रेजेस एंड प्रोवर्ब्स हैं, राइट, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जिसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं, जिसमें होमोफोन्स हैं, राइट, जिसमें होमोनिम्स हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है सिलेबस का हम याद रखेंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आपके आने ही आने हैं, ठीक है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स में से, ठीक है। और ये जो पार्ट 2 ऑफ द सिलेबस है, यहाँ पे स्कोर करना काफी इजी है क्योंकि आपको सिर्फ चीजें याद करनी है, दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। तो ये पार्ट काफी इजी है, इसमें एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ईडियम फ्रेजेस इन सब के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, काफी होलिस्टिक नोट्स होंगे, ठीक है। अगर आप इतना जितना मैं प्रोवाइड करा रही हूँ उतना भी याद कर लेते हो पार्ट 2 के लिए, डेफिनेटली आपका क्वेश्चन जो है इनमें से कहीं ना कहीं से डेफिनेटली आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कुछ और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो अभी के लिए आई एम जस्ट मूविंग बैक टू द चैप्टर, ठीक है। और हम लोग क्या शुरू करेंगे आज, नया चैप्टर शुरू करेंगे, वर्ब्स, राइट। अभी देखो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी देख चुके थे। वर्ब्स होता क्या है बेसिकली, पहले हम ये देखेंगे कि वर्ब्स होता क्या है, ठीक है। हम लोग काफी बात करते आए हैं वर्ब की, कोई भी स्टेटमेंट है उसमें बेसिकली क्या होता है, वर्ब होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में पहले बताती हूँ, ठीक है। ये सब्जेक्ट, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट। ये इन तीनों को मिला के क्या बनता है, एक सेंटेंस, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस है जिसके अंदर तीन चीजें होंगी, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब बेसिकली क्या होता है, वर्ब होता है काम, ठीक है। सेंटेंस में ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ये क्या काम कर रहा है, वो जो काम होगा वो बेसिकली क्या कहलाएगा, आपका वर्ब कहलाएगा, राइट। तो वर्ब की डेफिनेशन ये तो हो गया बहुत ही नॉर्मल सी लैंग्वेज में, ताकि आप लोग क्या कर सको, उसको याद रख सको, क्योंकि एग्जाम में आपसे एज इट इज डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बस आपको समझने के लिए याद करनी है। और समझने के लिए कैसे याद करोगे, समझने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, सेंटेंस में ये जो सब्जेक्ट है ये क्या काम कर रहा है, आपने सिर्फ उस काम को देखना है, जो भी वो काम कर रहा होगा दैट विल बी द वर्ब ऑफ द सेंटेंस, राइट। वो क्या होगा, वर्ब होगा सेंटेंस का, राइट। देखो, verb is doing word. The verb is a doing word that shows some action, feeling or existence. It tells about the subject in the sentence. तो हमें किस चीज के बारे में बताएगा, it will be telling us about the subject in the sentence, right? क्या बताएगा सब्जेक्ट के बारे में, कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, ठीक है, ओके। तो सब्जेक्ट, अगर बिल्कुल ही लेमैन लैंग्वेज में अगर आपको वर्ब को समझना हो तो आप क्या समझोगे कि सब वर्ब क्या है, किसी भी तरीके का काम है जो कौन कर रहा है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कर रहा है। इट कुड बी सम फीलिंग ऑल्सो, जो कौन फील कर रहा है, सब्जेक्ट, राइट। किस चीज के बारे में बता रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट के बारे में आपको क्या बता रहा है, बता रहा है, राइट। अब एग्जाम्पल देखो, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हर चैप्टर में ताकि समझा जा सके बेटर तरीके से। एग्जाम्पल्स देखो, अंकित ईट्स स्वीट्स, ठीक है। अब यहाँ पे ईट्स जो है वो बेसिकली क्या आ जाएगा, आपका आपका वर्ब आ जाएगा, क्या कर रहा है, स्वीट्स खा रहा है ना, तो यहाँ पे खाना क्या है, काम है, हेंस ईट जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वर्ब। आई फील कोल्ड, अभी फील करना इज अगेन एक तरीके से काम, तो यहाँ पे बेसिकली फील जो है वो बेसिकली क्या है, आपका वर्ब। अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, अभी ये अशोका के किस चीज को बता रहा है, एग्जिस्टेंस को, ठीक है। तो सब्जेक्ट है ये आपका, और सब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस को बताया जा रहा है यहाँ पे, हेंस यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। तो यहाँ पे जो वॉज है वो एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया गया है, तो ये किस चीज को बता रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट को, हेंस यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा, वॉज इज यूज्ड टू शो द एग्जिस्टेंस ऑफ अशोका, राइट।
राम इज स्टडिंग, यहाँ पे स्टडिंग बेसिकली क्या आ जाएगा, वर्ब। ठीक है, स्टडिंग क्या है आपका, वर्ब है। राम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ना काम है। तो ये आपको बेसिकली किस चीज के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट जो है यहाँ पे राम, उसके एक्शन के बारे में बता रहा है। हेंस स्टडिंग जो होगा आपका वर्ब हो जाएगा। आई एम ईटिंग माई फूड, अभी ईटिंग यहाँ पे बेसिकली क्या है, अगेन अ वर्ब। ठीक है, आपको किस चीज के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में, कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, राइट। स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, यहाँ पे वर्ब क्या होगा, थिंकिंग। ठीक है, थिंकिंग क्या है, एक तरीके से इट इज एन एक्शन दैट समवन इज डूइंग, और उसको बोला जा रहा है कि मत करो भाई। ठीक है, तो स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, राइट। तो थिंकिंग आपका यहाँ क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा। आई होप वर्ब की डेफिनेशन सबको क्लियर होगी, ये एग्जाम्पल्स जो है वो सबको क्लियर होंगे, राइट। हर तरीके का एग्जाम्पल, एक्शन, फीलिंग, एग्जिस्टेंस, इस तरीके से आपको दिया जा सकता है। यहाँ पे आई हैव एक्सप्लेन्ड द एग्जांपल्स, राइट। तो आई होप ये आपको सबको सबको समझ में आया होगा, अभी तक इजी था, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी वर्ब्स की डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जांपल्स देखे। अभी देखो वर्ब की क्लासिफिकेशन। देखो वर्ब्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब का मीनिंग हम देख चुके हैं कि वर्ब क्या होता है, काम करना। कौन काम कर रहा है, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, उसके बारे में हमें कहाँ से पता चल रहा है, सेंटेंस के वर्ब से। अब वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं, देखो वर्ब मेनली दो टाइप्स के हैं। कौन कौन से दो टाइप्स, मेन वर्ब होगा एक, और एक होगा ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो मेनली दो टाइप के वर्ब्स होते हैं, मेन वर्ब होता है और ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब को हम फर्दर थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं, कौन कौन सा, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, दूसरा रेगुलर एंड इरेगुलर, एंड तीसरा फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। ठीक है, तो मेन वर्ब इज फर्दर डिवाइडेड इनटू व्हाट, थ्री पार्ट्स, राइट। और ऑक्सिलरी वर्ब को फर्दर हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, टू में। कौन कौन से, मॉडल वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, देखो अभी आप लोगों के लिए ये वर्ड्स जो है, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव, ये सब नए वर्ड्स हैं, दीज ऑल आर न्यू टू यू। हो सकता है आप लोगों ने इनको नहीं पढ़ा हो, विच इज नॉट अ बिग थिंग, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो ठीक है। अभी इस स्लाइड में, इस स्लाइड को मैंने यहाँ पे क्यों डाला, इसलिए नहीं कि आप इनके मतलब समझ सको इन वर्ड्स के। ठीक है, मैंने इस स्लाइड को यहाँ पे इसलिए डाला कि पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि आपको ये याद रहे कि वर्ब की टाइप्स क्या है, मेन जो टू टाइप्स है, फिर वो जो आगे टाइप्स है उनकी क्या आगे फर्दर टाइप्स हैं, वो याद होनी चाहिए। तो आपको पहले तो इन वर्ड्स को याद रखना है कि मेन वर्ब की थ्री टाइप्स है और ऑक्सिलरी वर्ब की टू टाइप्स है, राइट। ठीक है, तो दिस स्लाइड हैज बीन इंसर्टेड हियर so that you can remember the names of the different types of verbs. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा काम आपको ये याद करवाना है कि जो हम verbs पढ़ रहे हैं वो कितने टाइप्स के हैं, ना कि इनके मीनिंग। इनके मीनिंग हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ ही लेंगे, काफी डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, बट अभी के लिए सिर्फ ये याद रखो, जो वर्ब है दैट इज ऑफ व्हाट, टू टाइप। टू टाइप कौन कौन सा होगा, मेन वर्ब होगा और ऑक्सिलरी वर्ब होगा। मेन वर्ब फर्दर कितने टाइप का है, मेन वर्ब फर्दर थ्री टाइप्स का है। कौन कौन सा, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, रेगुलर एंड इरेगुलर, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, राइट। ऑक्सिलरी वर्ब देखो, ऑक्सिलरी वर्ब फर्दर टू टाइप्स का आ जाएगा, मॉडल वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बार बार ड्रॉ करके आप बेसिकली क्या कर सकते हो, आप इसको बार बार ड्रॉ करके बेसिकली क्या कर सकते हो, आप इसको बार बार ड्रॉ करके इस तरीके से, छोटा सा फ्लो चार्ट है और आप उसको रिवाइज कर सकते हो। ये किसी का क्वेश्चन है, मैम एक्शन वर्ब्स कम अंडर विच वन, सी एक्शन वर्ब से आप क्या कहना चाह रहे हो, एक्शन वर्ब्स मतलब कि जब काम हो रहा है उस तरीके से आप इसको वो रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो। प्लीज बी बिट क्लियर अबाउट योर क्वेश्चन। एक्शन वर्ब्स बेसिकली वही वर्ब्स होते हैं जहां पे आप किसी एक्शन को बेसिकली क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल स्पीकिंग, ड्रिंकिंग, गिविंग, मेकिंग। ठीक है, अब एक्शन वर्ब्स कौन से हैं और किस तरीके से यूज किए गए हैं, देखो वर्ब्स में बेसिकली अभी देखो, देखो स्टडी जो है, स्टडी, ठीक है, स्टडी इज एन एक्शन वर्ब, राइट। ओके, ओके, सी स्टडी जो है वो बेसिकली क्या है आपका, एक एक्शन वर्ब ही है। ठीक है, जब कुछ एक्शन होता हुआ दिख रहा हो आपको किसी वर्ड में, उसको हम एक्शन वर्ब बोल देते हैं, राइट। तो अभी स्टडी वर्ड को किस तरीके से यूज किया जा रहा है,
अगर स्टडी वर्ड को आप स्टडिंग लिखोगे तो वो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम अ जेरेंट। ठीक है, अगर आप उसको टू स्टडी लिखोगे तो वो बेसिकली किस कैटेगरी में आ जाएगा, वो बेसिकली आपका आ जाएगा इसमें, व्हाट डू यू कॉल इट यार, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिपेंड करेगा कि किस फॉर्म में वर्ब को यूज किया जा रहा है, किस फॉर्म में वर्ब को यूज किया जा रहा है। ठीक है, स्टडी जो है वो बेसिकली क्या है, दैट इज द रूट, रूट वर्ड। वो बेसिकली क्या है, दैट इज द रूट वर्ड। ठीक है, बेसिक रूट वर्ड है। तो जो रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो स्टडी है। इसकी भी आगे फर्दर वेरियस फॉर्म्स होंगी। फॉर एग्जांपल आप उसको स्टडिंग की फॉर्म में यूज कर रहे हो या टू स्टडी की फॉर्म में यूज कर रहे हो, किस फॉर्म में यूज कर रहे हो। ठीक है, तो जिस भी फॉर्म में आप किसी भी वर्ड को यूज करोगे एज अ वर्ब, तो वो उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको किस कैटेगरी में क्या कर रहे हो, डाल रहे हो। और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी फॉर्म क्या है, वो जब हम इन टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑल्दो योर क्वेश्चन वाज अ बिट अर्ली एट दिस स्टेज, अभी के लिए आपको इसलिए ये शायद नहीं समझ में आ पाएगा क्योंकि अभी हमने ये टाइप्स डिटेल में नहीं पढ़ी है, राइट। जब हम इन टाइप्स को डिटेल में पढ़ लेंगे तो आपने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा इसका आंसर आप खुद ही मुझे दोगे, राइट, क्योंकि उसका आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा, राइट। तो जो बेसिक वर्ड होगा, लाइक लेट मी जस्ट अगेन एक्सप्लेन इट टू यू। एक होता है रूट वर्ब। रूट वर्ब की क्या फॉर्म होती है, अब वो चाहे एक्शन वर्ब है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ईट, ईट इज द रूट वर्ब। फॉर एग्जाम्पल जंप, जंप इज द रूट वर्ब। अब ये सारे एक्शन वर्ड वर्ब्स जो है मैं यूज कर रही हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रन, रन इज द एक्शन वर्ब, राइट। उसके बाद थिंक, उसके बाद जंप, उसके बाद स्माइल। ठीक है, तो ये सब बेसिकली क्या है, रूट वर्ब्स है, जहाँ पे कुछ ना कुछ व्हेन यू वेयर एवर वेयर यू आर जस्ट ट्राइंग टू शो सम काइंड ऑफ एक्शन, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि कुछ ना कुछ एक्शन जो है वो बेसिकली क्या हो रहा है, हो रहा है, उसको हम एक्शन वर्ब बोल देते हैं, राइट। ठीक है, अब ये जो है वो उनकी बेसिक फॉर्म्स हैं, रूट वर्ब बोलते हैं इसको, रूट फॉर्म्स हैं। ठीक है, अब इनकी भी वेरियस फॉर्म्स बन सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल ईटिंग, टू ईट, राइट। इस तरीके से वेरियस फॉर्म्स बनेंगी। और वो फॉर्म्स क्या है, उन फॉर्म्स के बेसिस पे आप वर्ब को इन्फिनेटिव बोल रहे हो या जेरेंट बोल रहे हो या क्या बोल रहे हो, वो बेसिकली क्या किया जाएगा, वो इस फॉर्म पे डिपेंड करेगा, राइट। तो डोंट वरी अबाउट दिस, अगर अभी आपको इसको नहीं समझ में आ रहा है, गिव मी सम टाइम, एक बार मैं आपको ये टाइप्स जो है वो एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, उसके बाद में हम इस क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, and then we will try to categorize different words into different kind of verbs, right? ओके, तो एक्शन वर्ब अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो, एक्शन वर्ब ऐसा वर्ब को बोल रहे हैं वो जहां पे कुछ ना कुछ एक्शन होता हुआ दिख रहा है। अब ईट है, ईट में आपको पता चल रहा है somebody is eating something, तो एक्शन वर्ब हो गया। जंप में यू नो व्हाट समवन इज डूइंग, ही इज जंपिंग फ्रॉम द डेस्क या टेबल या चेयर वट एवर, राइट। तो यहाँ पे जंपिंग जो एक तरीके का एक्शन है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल, राइट। तो एक्शन, अभी के लिए एक्शन वर्ब्स का बेसिकली क्या समझ लो, वो समझ लो, मीनिंग समझ लो। और कैटेगराइजेशन जो है, मैं अभी अगर आपको समझाऊंगी नहीं समझ में आएगा, बिकॉज अभी मैंने आपको ये टाइप्स के मीनिंग्स नहीं बताए हैं। ठीक है, आई हैव नॉट टोल्ड यू द मीनिंग्स ऑफ दिस टाइप्स, ये डिटेल में हमने डिस्कस नहीं किया है। तो अभी उसको डिस्कस करना वुड बी ऑल इन वेन, राइट। ठीक है, अभी जैसे somebody's mic is not mute, please mute the mic. I hope it is clear, जिसका भी क्वेश्चन था। किसी का माइक जो है वो म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कीजिए उसको। जस्ट पोस्ट योर query or whatever you have is question you have in the chat box, right? So don't worry about it, we will talk on this, ठीक है, once we finish this particular thing, right? कैटेगराइजेशन सीख लो एक बार, मीनिंग समझ लो सबके, उसके बाद हम उसको देख लेंगे कौन सा उसमें आएगा। ठीक है, एक्शन वर्ब्स का आई गेस मीनिंग सबको समझ में आ गया होगा। एक्शन वर्ब्स होते हैं जो किसी तरीके के एक्शन को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, एक्शन क्या कर रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के एक्शन को जब डिनोट कर रहे हैं उसको हम एक्शन वर्ब बोलते हैं, राइट। ठीक है, अभी देखो वर्ब, वर्ब बेसिकली कितने टाइप के मैंने आपको बताए, मेनली टू टाइप, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब।
मेन वर्ब जो है फर्दर 3 टाइप्स का है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, रेगुलर एंड इनरेगुलर, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। ठीक है, तो इसको याद रखोगे टाइप्स को। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो फर्दर कितने टाइप्स का आ जाएगा, 2 टाइप्स का आएगा, मॉडल वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स, राइट। ओके, आई होप इट इज क्लियर। इस क्लासिफिकेशन को आपको एज इट इज बेसिकली क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिमेंबर दिस क्लासिफिकेशन। इसको कोई तरीका नहीं है इसको याद करने का, इसको छोटे छोटे डायग्राम्स बना के ही आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, वर्ब बेसिकली क्या था, सब्जेक्ट का एक्शन, ठीक है, या उसकी फीलिंग। ठीक है, तो उस चीज को हम क्या बोल रहे थे, वर्ब बोल रहे थे। ठीक है, वर्ब जो है 2 टाइप का पढ़ा, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, वर्ब का क्लासिफिकेशन, ये जो क्लासिफिकेशन है वर्ब्स का, बाय द एंड ऑफ द क्लास आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आई प्रॉमिस यू दैट, राइट। मेन वर्ब है और ऑक्सिलरी वर्ब। अभी हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, मेन वर्ब क्या होता है। ठीक है, देखो, मेन वर्ब क्या होता है, द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग समथिंग बीइंग डन, स्टेट और द क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट आर टर्म्ड एज मेन वर्ब। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो आपको ये बता रहे हैं कि क्या एक्शन जो है वो बेसिकली सब्जेक्ट कर रहा है, या स्टेट क्या है सब्जेक्ट की, या क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट क्या है, कोई कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिकली जब आपको बताई जा रही है, उसको हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, मेन वर्ब बोल रहे हैं। मतलब सब्जेक्ट जो है सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो मेन काम क्या कर रहा है, मेन वर्क क्या परफॉर्म कर रहा है, मेन एक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है वो। ठीक है, उसको हम बेसिकली क्या करेंगे, मेन वर्ब बोलेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल राइट, for example speak, for example jump, for example sit, walk, talk, swim. For example Ram is swimming. अभी इसमें देखो, इस सेंटेंस में 2 verbs यूज हुए, एक ये विच इज द हेल्पिंग वर्ब, आगे पढ़ेंगे क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, बट जनरली जस्ट टू टेल यू, और दूसरा ये, ठीक है, स्विमिंग। अभी यहाँ पे काम क्या कर रहा है वो, एग्जैक्टली व्हाट इज द मेन वर्क दैट इज बीइंग डन बाय राम, दैट इज स्विमिंग, हेंस दिस विल बी द मेन वर्क, राइट। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो सब्जेक्ट का जो मेन काम है, जो मेन एक्शन वो परफॉर्म कर रहा है, या जो मेन फीलिंग वो फील कर रहा है, या उसका क्वालिटी क्या है, उसको बेसिकली जो है हम बेसिकली क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। ठीक है, तो ये यूजुअली क्या होता है, सेंटेंस में डोमिनेटिंग वर्ब ही होता है। ठीक है, तो इसी से हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली राम कर क्या रहा है। ठीक है, तो मेन वर्ब्स बेसिकली क्या होंगे, दीज आर दोज पर्टिकुलर वर्ब्स जो बेसिकली ये एक्सप्रेस करते हैं क्लियरली कि मेन एक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है सब्जेक्ट, राइट। ओके, ओके, और मेन वर्ब्स को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था। मेन वर्ब्स आर ऑफ 2 टाइप्स, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। ठीक है, ये थे। अभी देखो व्हाट इज द फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, आई होप मेन वर्ब सबको क्लियर होगा। ठीक है, मेन वर्ब कैसे, इसका क्लासिफिकेशन यहाँ छोटा सा ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब में हम अब बेसिकली क्या पढ़ेंगे, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट पढ़ेंगे। ठीक है, मेन वर्ब की फर्दर 2 जो हमने पढ़ी थी क्लासिफिकेशन, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, उसके अलावा भी हमने 2 और पढ़ी थी, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, रेगुलर एंड इरेगुलर। ठीक है, उसको हम आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ वी आर स्टडिंग दिस पार्ट, राइट। अब देखो, वर्ब पढ़ लिया था, एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब क्या पढ़ा था, कि मेन काम क्या परफॉर्म कर रहा है सब्जेक्ट, मेन काम जो है, जो सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, उसको बेसिकली हम मेन वर्ब बोल रहे थे। मेन वर्ब में बेसिकली अब हम एक टाइप पढ़ रहे हैं, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। अभी देखो फाइनाइट वर्ब क्या होता है, फाइनाइट वर्ब जो है, अ फाइनाइट वर्ब इज दैट व्हिच इज लिमिटेड टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, राइट। तो फाइनाइट वर्ब जो होता है वो बेसिकली कौन सा वर्ब होता है, कोई भी एक सेंटेंस है, सेंटेंस में नंबर क्या अगर कोई यूज हुआ है तो, या पर्सन के कितने हैं, सिंगल पर्सन की बात हो रही है, डबल पर्सन की बात हो रही है, या मल्टीपल पर्सन की बात हो रही है, या टेंस क्या है पर्टिकुलर सेंटेंस का, ये जो फाइनाइट वर्ब है ये इन सब चीजों के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर ये चीजें चेंज हो रही हैं तो आपका जो फाइनाइट वर्ब है वो बेसिकली क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अ फाइनाइट वर्ब इज दैट विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन और टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। ये मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसा वर्ब जो बेसिकली क्या होगा, आपका नंबर के हिसाब से, या पर्सन के हिसाब से, या टेंस ऑफ द सेंटेंस के हिसाब से क्या हो जाएगा,
चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो आई एम अ टीचर। अभी यहाँ पे बेसिकली क्या बात की गई, यहाँ पे पहली बात तो क्या बात की जा रही है, सिंगुलर में बात की जा रही है, टीचर वन टीचर, और जो सब्जेक्ट है वो कौन है, मैं खुद हूँ। ठीक है, मैं खुद हूँ, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या यूज किया, वर्ब एम यूज किया, किस चीज को दिखाने के लिए, एग्जिस्टेंस को, राइट। तो आई एम अ टीचर। अभी देखो दे आर टीचर्स, अभी यहाँ जो नंबर ऑफ पर्सन है वो मल्टीपल हो गए, हेंस यहाँ पे बेसिकली क्या यूज किया जा रहा है, यहाँ पे क्या यूज किया जा रहा है, आर। ठीक है, आर जो है वो बेसिकली क्या यूज किया जा रहा है, एज अ वर्ब यूज किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ही इज अ टीचर, अभी यहाँ पे सिंगल पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, राइट। उसके बाद यू आर ए टीचर, यू के साथ फिर आप क्या यूज कर रहे हो, आर यूज कर रहे हो। ठीक है, अब कौन से पर्टिकुलर वर्ड के साथ या प्रोनाउन के साथ क्या यूज करना है, वो हम बेसिकली एक चैप्टर पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वहां पे उसके रूल्स आपको बेटर क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ वर्ब्स जितना समझने की कोशिश करो कि फाइनाइट वर्ब जो है, फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब्स होंगे जो बेसिकली किसके अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं, जो स्टेटमेंट में आपने नंबर ऑफ पर्सन यूज किए हैं उसके अकॉर्डिंगली, या जो टेंस है किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट का या सेंटेंस का, उसके अकॉर्डिंगली क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, अभी फाइनाइट वर्ब भी आगे दो टाइप के होते हैं, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, राइट। ठीक है, फाइनाइट वर्ड आई होप सबको समझ में आया होगा। फाइनाइट वर्ब्स के बारे में बस छोटी सी एक चीज याद रखोगे, दीज आर दोज वर्ब्स which change according to what, which change according to the number of persons and किसके अकॉर्डिंगली बदलेंगे, सेंटेंस का जो टेंस है उसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अब यहाँ पे दे आर टीचर्स की जगह मैं अगर लिखूं राम डैश टीचर, तो आप यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, क्या वर्ब यूज करोगे, राम इज टीचर यूज करोगे ना। अब यहाँ पे दे आर टीचर्स, राम आर टीचर तो नहीं यूज करोगे। तो ये जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है, इट इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द पर्सन, या सब्जेक्ट कितने नंबर्स में है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब फाइनाइट वर्ब जो है दैट इज ऑफ टू टाइप्स, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, राइट। पहले ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव समझते हैं, ठीक है। पहले ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव हम बेसिकली क्या करते हैं, समझते हैं। वेट, अब देखो ट्रांजिटिव वर्ब बेसिकली क्या होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स जो है, ठीक है, व्हाट आर द ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब देखो, ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। मतलब स्टेटमेंट में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, यूजुअली कई बार सब्जेक्ट और वर्ब भी जब गिवन होता है तो स्टेटमेंट को हम क्या कंसिडर करते हैं, कंप्लीट कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही एंटर्ड, अभी इस स्टेटमेंट में इतनी सी स्टेटमेंट है ये, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है, बट स्टिल द स्टेटमेंट इज कंप्लीट, स्टिल द सेंटेंस इज कंप्लीट, राइट। तो सब्जेक्ट और वर्ब के साथ भी ये सेंटेंस क्या है, कंप्लीट मीनिंग जो है वो डिलीवर कर रहा है। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब्स बेसिकली कैसे होंगे, ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट आपको चाहिए ही होता है, ऑब्जेक्ट नीडेड होता है, मस्ट है ऑब्जेक्ट, ताकि आप उस सेंटेंस के मीनिंग को क्या कर सको, कंप्लीट। एग्जाम्पल देखो, बॉयज फ्लाई देयर काइट्स, अभी यहाँ पे फ्लाई जो है वो क्या है, वर्ब है। ठीक है, अगर इस स्टेटमेंट को मैं सिर्फ इतना रखूं, बॉयज फ्लाई, तो आप क्या ये स्टेटमेंट जो है वर्ब है, ठीक है, कोई मीनिंग डिराइव कर रहा है, ये सेंटेंस कोई मीनिंग डिराइव कर रहा है। इस सेंटेंस को और इस वर्ब को पूरे को मीनिंगफुल बनने के लिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए ही होगा। यू विल हैव टू ऐड सम ऑब्जेक्ट टू द सेंटेंस, जो कि यहाँ पे क्या ऐड किया, देयर काइट्स। अब बॉय फ्लाई देयर काइट्स, यहाँ पे बॉयज जो है वो आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, फ्लाई जो हो जाएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, और उसके बाद बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देयर काइट्स, राइट। तो ऐसे वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए ही होता है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, जैसे प्रिया लाफ्स एट द जोकर, राइट, लाफ्स यहाँ पे आपका वर्ब है, एट द जोकर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, लुक इज द वर्ब। ठीक है, अब सिर्फ इतना लिखो लुक, ठीक है, इट इज डिराइविंग नो मीनिंग फ्रॉम एनीथिंग, राइट। अब इसमें आपको ऑब्जेक्ट ऐड करना ही पड़ेगा, लुक इनटू द बुक, राइट। तो यहाँ पे वर्ब गिवन है और यहाँ पे आपको बेसिकली ऑब्जेक्ट गिवन है। he is talking he is talking about the movie, object and verb, right. So transitive verbs are those verbs which derive their meaning
कैसे? दे रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू डिराइव देयर मीनिंग, दे रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग, राइट? सच वर्ब्स आर नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब्स, राइट? अभी देखो इंट्रांजिटिव क्या होते हैं? A verb that does not require an object to complete its meaning but makes sense by itself is called intransitive verb. अभी यहाँ पे boys fly जो था, ठीक है, वो बेसिकली क्या था? एक ट्रांजिटिव वर्ब था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही थी टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। लेकिन इंट्रांजिटिव कैसे होंगे? इंट्रांजिटिव होंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब गिवन है, और ऑब्जेक्ट जो है अगर वो नहीं भी गिवन है तो भी जो सेंटेंस है वो अपने आप में बेसिकली कंप्लीट मीनिंग को क्या कर रहा है? डिलीवर कर रहा है। ठीक है, देखो जैसे बर्ड्स फ्लाई, अब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है बर्ड जो है वो बेसिकली क्या कर रही है? फ्लाई कर रही है। प्रिया लाफ्स, ठीक है, प्रिया लाफ्स, प्रिया हंस रही है। ओके, यहाँ पे देखो लुक फॉरवर्ड, अभी सिर्फ लुक अगर मैं लिखती वहां पे तो ट्रांजिटिव वर्ब होता, कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा था। बट लुक फॉरवर्ड, यहाँ पे एक वर्ड ऐड किया, लुक फॉरवर्ड। लुक फॉरवर्ड मतलब सामने देखो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बन गया? इंट्रांजिटिव वर्ड। यू डोंट नीड एनी अदर ऑब्जेक्ट टू add to the sentence so that it derives its meanings, or it helps to complete its meaning, right? He is talking, abhi he is talking in itself is subject and verb, right? यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है बिकॉज ये अपने आप में एक कंप्लीट स्टेटमेंट है, राइट? तो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव को समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स में आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है अपना मीनिंग डिराइव करने के लिए, राइट? अब इसी के साथ मैं वापस उस स्लाइड पे जा रही हूँ जहां पे हमने क्या पढ़ी थी? क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, ठीक है। सी, देखो मेन वर्ब में बेसिकली क्या आ जाएगा? मेन वर्ब में हमने क्या पढ़ा? देखो वर्ब्स पढ़े, ठीक है, वर्ब्स की मेन टू टाइप्स पढ़ी, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब में ये जो ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव है यहाँ मेंशन किया है मैंने डायरेक्टली, बिकॉज यूजुअली हम फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट उतना अच्छे से डिस्कस नहीं करते हैं, बट आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन दिस अकॉर्डिंग टू द बुक्स जैसा दिया हुआ है कि फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में ये आ रहा है, राइट? ओके, तो इट इज अगेन द टाइप ऑफ द मेन वर्ब जो यहाँ पे है, ठीक है। इस पर्टिकुलर इमेज में मेंशन नहीं था बट इसको आपको समझाना जरूरी था, क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हो तो आपको वहां पे ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव जो है वो फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट की एक टाइप बताई गई है। एंड फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट बेसिकली क्या है? मेन वर्ब की एक टाइप है, राइट? तो इसको इस तरीके से समझो कि यहाँ पे जो वर्ब्स हैं, वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को तो एक बार साइड पे ही रख दो बिकॉज वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस फॉर नाउ, ठीक है। तो जब हम इसको डिस्कस करेंगे तब हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, मेन वर्ब की ये जो वर्ब है टू टाइप्स के होंगे, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब जो है उसकी फर्स्ट टाइप हमने क्या पढ़ी? नॉन फाइनाइट, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, दिस इज द फर्स्ट। एंड यहाँ पे उसकी फर्दर एक टाइप जो थी फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, उसके अंदर हम ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव को रखते हैं। ट्रांजिटिव कौन से? जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है अपना मीनिंग डिराइव करने के लिए, ठीक है। और इनट्रांजिटिव कौन से? विच डू नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट, राइट? ठीक है, ओके। फाइनाइट में हमने बेसिकली क्या पढ़ा? फाइनाइट में हमने क्या देखा? वी हैव सीन फाइनाइट कौन से होते हैं जहां पे आप बेसिकली फाइनाइट वर्ब्स में हमने यही देखा ना, जो बेसिकली आपके पर्सन और जो भी टेंस यूज हुआ है सेंटेंस में उसके अकॉर्डिंगली क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो दैट इज योर फाइनाइट वर्ब। आई होप ये क्लासिफिकेशन सबको क्लियर होगी, क्लासिफिकेशन में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ओके okay. यहाँ पे क्वेश्चन आया है किसी का, मैम सो इफ ट्रांजिटिव कम्स अंडर फाइनाइट आर देयर ओनली टू टाइप ऑफ मेन वर्ब? देखो ऐसा नहीं है कि टू टाइप्स ऑफ मेन वर्ब्स हैं। अगर आप मेन वर्ब में फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट की क्लासिफिकेशन को ऐड करके फिर उसके अंदर ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव डालते हो तो भी अच्छा, ओके, यू आर सेइंग कि फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट अलग है, ठीक है। हाँ, तो फिर मेन वर्ब्स टू टाइप्स के ही होंगे, डोंट गेट इनटू दैट कि वो टू और थ्री है या क्या है। बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि यहाँ पे आपको एग्जैक्ट इनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट का एक टाइप जो है वो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव है। Since I was looking for some diagram to put into the PPT, so what I did is I got this one which is quite clear, ठीक है। तो ये मिला मुझे तो उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, राइट? तो समझने के लिए अभी आप इसको ऐसे समझोगे कि फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट का एक टाइप जो है वो ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव है, राइट? आई होप इट इज क्लियर। इसके बाद हम बेसिकली क्या करेंगे? वी आर येट टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टाइप, ठीक है। फाइनाइट क्लियर हो गया। फाइनाइट आगे दो टाइप का देखा, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, एंड आई गेस दैट इज आल्सो क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। सिंपल था समझना, कुछ डिफिकल्ट नहीं था उसमें। अभी देखो नेक्स्ट,
अभी नेक्स्ट क्या आ गया, नॉन फाइनाइट आ गया। अभी नॉन फाइनाइट जो है इट विल टेक सम टाइम, ठीक है, इजी है वैसे नॉन फाइनाइट, कुछ नहीं इसमें करना। उसमें हमने बेसिकली क्या पढ़ा था फाइनाइट में, कि ये जो फाइनाइट वर्ब्स हैं ये क्या होते हैं, चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट, पर्सन या टेंस या नंबर जो भी, ठीक है, ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली क्या होते रहते हैं, चेंज। पर नॉन फाइनाइट क्या होगा, नॉन फाइनाइट होगा विच इज नॉट लिमिटेड टू द नंबर, पर्सन या टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट, or a non-finite verb is that which does not change according of tense को ये शो नहीं करेगा। बट हाँ, ये जो है जैसे फाइनाइट वर्ब चेंज हो रहा था अकॉर्डिंग टू पर्सन, टेंस एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इट विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर और द पर्सन और द टेंस ऑफ द सेंटेंस, राइट, ये चेंज नहीं होगा। और टेंस को तो ये शो ही नहीं करेगा, राइट। देखो जैसे आई लाइक ब्लूमिंग फ्लावर, यहाँ पे ब्लूमिंग जो है आपका बेसिकली नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, आई लाइक ब्लूमिंग फ्लावर, ठीक है, ही लाइक्स अ ब्लूमिंग फ्लावर, ही लाइक्स, आई लाइक, यहाँ पे लाइक देखो, यहाँ पे लाइक्स देखो, दे लाइक अ ब्लूमिंग फ्लावर, शी लाइक्स अ ब्लूमिंग फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है ब्लूमिंग, ब्लूमिंग फ्लावर मतलब ब्लूम करता हुआ फ्लावर, ठीक है, खिला हुआ फ्लावर बोलते हैं ना, तो उस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। अभी यहाँ पे डिफरेंट प्रोनाउंस हम यूज कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स हमने यहाँ पे चेंज करके देख लिए, आई, ही, दे, शी, बट द वर्ब इज सेम। तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो है इट इज नॉट लिमिटेड टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन, नंबर और टेंस ऑफ द सेंटेंस, राइट। सो दिस इज व्हाट नॉन फाइनाइट वर्ब इज, राइट, ठीक है। फिर आगे नॉन फाइनाइट वर्ब की आगे 3 टाइप्स आ जाती हैं, बट वी विल डिस्कस दीज 3 टाइप्स इन द नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए हम लोग जो हमने पढ़ा है उसको फटाफट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। देखो हमने पढ़ा क्या है, लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड। मैं वापस से मेन स्लाइड पे जाऊंगी जहां पे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, वहीं से हम इसको रिवाइज करेंगे सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन, राइट। अभी देखो वर्ब पढ़ा था, वर्ब क्या पढ़ा था कि कोई भी एक्शन जो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, वो वर्ब है। वर्ब 2 टाइप्स के थे, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब जो है वो बेसिकली क्या होगा, मेन वर्ब जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, व्हाट इज द मेन वर्ब। मेन वर्ब हमने 2 टाइप्स का पढ़ा, ठीक है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, एंड इधर से रेगुलर इरेगुलर भी हम पढ़ेंगे। फाइनाइट नॉन फाइनाइट की एक टाइप हमने जो पढ़ी थी दैट वाज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, राइट। तो अभी मेन वर्ब कौन से वर्ब्स होते हैं, जो आपको मेन एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट बताने हैं, which are telling you about the main action of the subject, ठीक है, those are the main verbs, right। अब मेन वर्ब में हमने फाइनाइट जो पढ़ा, फाइनाइट क्या पढ़ा था, इट इज लिमिटेड टू चेंज, राइट। किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, नंबर, पर्सन या फिर टेंस ऑफ द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट। और जो नॉन फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, it will not change, it is not limited to change, so it is not limited to change, ये चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या पढ़ा कि इट रिक्वायर्स द ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, क्यों, ताकि अपने मीनिंग को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा आ जाएगा, इंट्रांजिटिव आ जाएगा। इंट्रांजिटिव में बेसिकली ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, ये पढ़ा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने जो देख लिया, दिस वाज द टाइप ऑफ फाइनाइट, ठीक है। उसके बाद नॉन फाइनाइट में हम 3 टाइप्स और पढ़ेंगे जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। आई होप इतना भी सबको क्लियर होगा, ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। देखो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव जितना मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे अलग से इसलिए शो किया गया है क्योंकि इन दोनों वर्ब्स की इंडिविजुअली बहुत बात होती है, लाइक क्वेश्चंस इनके ऊपर फ्रेम किए जाते हैं, और उस तरीके से यहाँ पे इन्होंने शायद इस फ्लो चार्ट में क्या किया होगा, इसको अलग से एक कैटेगरी में शो किया होगा, ऑल्दो इट इज द पार्ट ऑफ द फाइनाइट वर्ब ओनली, राइट। तो फाइनाइट का बेसिकली एक पार्ट है। तो अगर मुझे मेन वर्ब को डिवाइड करना होगा तो मैं पता है किस तरीके से इसको कैटेगराइज करूंगी, मेन वर्ब में one type is finite and the other is non-finite, one चीज।
फाइनाइट में मैं फिर ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव को डालूंगी। नॉन फाइनाइट में मैं फिर 3 और वर्ब्स जो हम पढ़ेंगे, जेरेंड्स एंड इन्फिनिटिव्स एंड पार्टिसिपल्स, उसको डालूंगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ मैं रेगुलर एंड इरेगुलर को डालूंगी। तो इस हिसाब से भी जो मेन वर्ब्स हैं वो आपके 3 टाइप्स के ही कैटेगराइज होते हैं। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको इनके मीनिंग्स पता होने चाहिए रादर देन कैटेगराइजेशन। ठीक है, लेकिन क्लियर करने के लिए आपको यहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंगली एक कैटेगराइजेशन दे दिया, नॉट अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम विच आई हैव द इमेज दैट आई हैव टेकन फ्रॉम द गूगल, राइट। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे अगर आप कैटेगराइजेशन में जाओगे तो बहुत सिंपल सा कैटेगराइजेशन है। मेन वर्ब होगा, ठीक है, मेन वर्ब में आप यहाँ पे फाइनाइट डिस्कस करते हो, उसके बाद आप यहाँ नॉन फाइनाइट डिस्कस करते हो, नॉन फाइनाइट के बाद आप यहाँ क्या डिस्कस करते हो, आप यहाँ पे डिस्कस करोगे रेगुलर एंड इरेगुलर। अभी इरेगुलर को भी अलग से बना सकते हो, ठीक है, तो वो 4 टाइप्स हो जाएंगे। ठीक है, अभी फाइनाइट जो है हमने कितने टाइप्स का पढ़ा, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। नॉन फाइनाइट हम 3 टाइप का पढ़ेंगे, कल की क्लास में यहाँ से शुरू करूंगी। ठीक है, रेगुलर इरेगुलर हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंगली ये जो है मेन वर्ब का आप टाइप्स याद रखोगे। ठीक है, तो अगर आपको एक क्लियर कट क्लासिफिकेशन याद रखना है तो मेरे अकॉर्डिंगली 4 याद रख लो, फाइनाइट अलग है, नॉन फाइनाइट अलग है, रेगुलर अलग है और इरेगुलर अलग होगा। ठीक है, राइट। तो कुछ बुक्स में इसको 3 दिया होगा, कुछ बुक्स में 4 दिया होगा, डोंट गेट इनटू दैट, राइट। अभी भी अगर कुछ कंफ्यूजन्स हैं तो अपना कमेंट जो है वो चैट बॉक्स में पोस्ट करो, राइट। एनी अदर कंफ्यूजन्स प्लीज? कोई और स्टूडेंट जिसको क्लासिफिकेशन में कोई कंफ्यूजन है? मैं आपको बार बार यही चीज बोलूंगी कि बहुत सारी बुक्स में बहुत डिफरेंट होगा। यू पिक 50 बुक्स ऑफ इंग्लिश, सब में डिफरेंट होगा, कुछ में 3 कुछ में 4, बट आप उसको पता है क्या रखो, बहुत सिंपल रखो। ठीक है, आपको नाम और उनकी मीनिंग पता होने चाहिए। आपको एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे दे दिया है। 3 तरीके से पढ़ना है तो रेगुलर एंड इनरेगुलर साथ पढ़ लो, 4 से पढ़ना है तो इसको इस तरीके से पढ़ लो। ठीक है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, नंबर इज नेवर एन इशू। बात यहाँ पे ये है कि आपको इनके मीनिंग्स जो है एग्जैक्टली क्लियर होने चाहिए। ठीक है, समझ आ गया सबको? प्लीज आई रिक्वेस्ट अदर पीपल ऑल्सो टू पोस्ट अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो, because it is already 8:40, then I'll just wind up the class. चलिए, आई गेस आ गया सबको समझ में। तो विद दिस आई एम टेकिंग अ लीव फ्रॉम यू ऑल. I'll see you in tomorrow's class with the same chapter, same timings, right? I'll share the Zoom link tomorrow in the morning. And with this, I'm just ending up the class. Let's meet tomorrow. Thank you so much for joining the session. Thank you so much, everyone.